जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यूपी पीसीएस मेंस से संबंधित जियोग्राफी की क्लास को देख रहे हैं। अभी तक इस यूनिट से पहले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। वीडियो लेट आने का जो कारण है वो ये है कि हम लोग यूट्यूब पर संसाधन की उपलब्धता न होने के कारण बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा डिजिटल तरीके से आप लोगों के सामने आया जाए। इसके लिए थोड़ा सा वीडियो लेट हो रहा है, बट हम लोग यह प्रयास करेंगे कि एक बेहतर चीज़ आपके पास जाए। और मैं हर बार बताता हूँ कि देखिए, अभी जो वीडियो जा रहा है या फिर वीडियो के माध्यम से जो भी कंटेंट कंसेप्ट आपके पास जा रहा है वो केवल मात्र एक स्टैटिक पार्ट है। अर्थात आप ये मानिए कि इस वीडियो के माध्यम से, अर्थात जो मैं अभी तक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, उससे केवल आप इस बात की अपेक्षा करें कि आप सिलेबस की समझ और सिलेबस की समझ के अनुसार आप इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब आप ये मानिए जैसे जियोग्राफी सब्जेक्ट की अगर कंप्लीटली 100% की अगर हम तैयारी माने तो आप केवल मानो कि अभी 25% चीज़ें कवर कर रहे हो। ठीक है, बाकी 75 जो % चीज़ें हैं वो आपकी कवर होंगी आंसर राइटिंग के दौरान। जब मैं इसी चैनल पर आंसर राइटिंग करवाऊंगा तब आपकी 75% चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी आप स्टैटिक पार्ट में देख रहे हो। जब इसी का क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज़ को समझाऊंगा और बहुत सारे ऐसे की पॉइंट है जिसको मैं बताऊंगा, फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा जो उत्तर लेखन या एग्जाम हॉल में 20 क्वेश्चन लिखने की क्षमता को विकसित करने में सहायक होगा। तो बेसिकली आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उसकी संभाव्यता। ठीक है, ये जियोग्राफी का एक टॉपिक है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए, इसकी भूमिका के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया गया है। सागरीय संसाधन से तात्पर्य महासागरीय जल तथा नीतल से संबंधित जैविक व अजैविक संसाधनों से है। बढ़ती जनसंख्या के कारण, खाद्य पदार्थों एवं खनिजों की बढ़ती मांग के कारण इन संसाधनों का महत्व अधिक बढ़ गया है। अभी देखिए, जैसे समुद्री संसाधन की बात हो रही है, वैसे स्थल पर भी बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, बट संसाधन, देखिए संसाधन जो है ये एक उपयोगी वस्तु है। ठीक है, ये क्या एक मानव जीवन की उपयोगी वस्तु है, इसलिए इसकी उपयोगिता पर ज़्यादा बल दिया गया है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना कि संसाधन के उपयोग और उसके संरक्षण के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सागरीय संसाधन से तात्पर्य महासागरीय जल तथा नीतल से संबंधित जैविक व अजैविक संसाधनों से है। जैसे जैविक व अजैविक संसाधन, इसके बारे में अभी मैं आगे डिफाइन करूँगा। लेकिन नीतल जो होता है, जैसे मान लीजिए ये सागर हो गया, तो सागर के जो निचले सतह होते हैं उसे बोला जाता है नीतल। तो सागरीय जल तथा नीतल से संबंधित जैविक व अजैविक संसाधनों से संबंधित जो है सागरीय संसाधन होते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर इसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया। बढ़ती जनसंख्या के कारण, खाद्य पदार्थों एवं खनिजों की बढ़ती मांग के कारण इन संसाधनों का महत्व अधिक बढ़ गया है। परिणाम स्वरूप वर्तमान में सागरीय संसाधनों के दोहन के लिए विश्व के सभी देश अपने प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास पर जोर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको इसलिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि किताबी भाषा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और मैं प्रयास करता हूँ छात्र किताब से थोड़ा दूर रहें, ताकि जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ उसको देखने के बाद जब आप किताब को देखेंगे तो वास्तव में उससे वो चीज़ आपको मिल सकती है जिसकी तलाश एक एस्पिरेंट करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपका दृष्टिकोण थोड़ा सा गहन हो जाता है, अर्थात किताब की कही हुई बात को समझने में आपको सहायता मिल जाती है। तो ये हमने इसकी इंपॉर्टेंसी के बारे में बताया, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है सागरीय अर्थात जैविक संसाधन होते हैं और अजैविक संसाधन होते हैं। अजैविक संसाधन में जैसे खनिज संसाधन, सागरीय ऊर्जा संसाधन, विटामिन तथा औषधि हैं। अगर हम जैविक संसाधन के बारे में बातचीत करें तो खाद्य संसाधन, मत्स्य पालन, सागरीय कृषि और सागर जंतु संवर्धन, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, खाद्य संसाधन को यहाँ पर थोड़ा सा बताने का प्रयास किया गया है कि मानव आहार के रूप में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों तथा जंतुओं के लिए खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के रूप में सागरीय खाद्य संसाधन का महत्व है। सागरीय संसाधन में सर्वाधिक आय व्यापार परिवहन से ही होती है। अर्थात यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो खाद्य संसाधन है इसका मानव जीवन में क्या उपयोग है, और हम सागरीय संसाधन के माध्यम से खाद्य संसाधन को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, ये बताने का प्रयास किया गया है। मत्स्यन के बारे में बातचीत करते हैं। विभिन्न साधनों एवं विधियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मछलियों के पकड़ने को मत्स्यन कहते हैं। अर्थात विभिन्न साधनों एवं विधियों द्वारा, अर्थात किसी साधन या किसी विधि द्वारा मछली के पकड़ने को जो है मत्स्यन कहते हैं। मछलियों का आय के संदर्भ में द्वितीय स्थान है, अर्थात मछलियों से जो आय होता है उसके संदर्भ में दूसरा स्थान है। अधिकांश मछलियों का उपयोग पशु आहार के रूप में किया जाता है। मानव जाति के लिए भी मछली का सेवन लाभदायक होता है क्योंकि मछली प्रोटीन तथा विटामिन का महत्वपूर्ण स्रोत होती है। मत्स्यन का सर्वाधिक विकास उत्तरी गोलार्ध में होता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि मछली का जो है क्या महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे संसाधन के रूप में। ठीक है, इसको आप अपनी तरफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हो या अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सागरीय कृषि के बारे में बताया गया है।
कुछ खास विधियों द्वारा कुछ विशिष्ट मछलियों को संरक्षित कर उनका प्रजनन तथा उत्पादन करके बाजार में बेचने की समस्त प्रक्रिया को सागरीय कृषि कहा जाता है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थों की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। भविष्य में स्थलीय क्षेत्रों से इस बढ़ती मांग की पूर्ति कर पाना संभव नहीं है, अतः लोगों का ध्यान सागरों तथा महासागरों की ओर आकर्षित किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो है सागरीय कृषि के बारे में बताया गया, तो सागरीय कृषि के बारे में क्या बताया गया कि कुछ खास विधियों द्वारा कुछ विशिष्ट मछलियों को संरक्षित कर उनका प्रजनन तथा उत्पादन करके बाजार में बेचने की समस्त प्रक्रिया को सागरीय कृषि कहा जाता है। और सागरीय कृषि की महत्व को बताया गया, ठीक है, कि ये किस प्रकार से संसाधन के रूप में हमें जो है लाभ पहुंचाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसको बताया गया है। फिर अगला है सागरीय स्तनधारी जंतुओं जैसे डॉल्फिन, व्हेल, सूस के पालन एवं प्रशिक्षण को सागर जंतु संवर्धन या सागर पशुपालन कहते हैं। वर्तमान में सागर पशुपालन अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। भविष्य में इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं। आप ये कह सकते हो दोस्तों कि सागर जंतु संवर्धन क्या है, ठीक है। बातचीत करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यूपीपीसीएस मेंस हैंड राइटिंग नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष पेपर 5 और 6 के हम लोग हैंड राइटिंग नोट्स दे रहे हैं, ठीक है। चूंकि सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट को इसी पेपर में प्रॉब्लम हो रही थी, चूंकि पेपर नया है, सिलेबस नया है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो हम लोगों ने प्रयास किया हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से आपकी कुछ मदद की जाए, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका प्राइस जो है 499 रुपीज़ है। ये PDF फॉर्म में आपको मिलेगा और टोटल कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको देखने को इसका मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए नोट्स की क्या विशेषता है, तो कहेंगे पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया गया है, पाठ्यक्रम प्रश्न उत्तर के रूप में कवर किया गया है, मैप फिगर का समावेश, सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, पूर्व के पूछे गए प्रश्नों का हल इसमें मिल जाएगा आपको, उत्तर लेखन के कौशल के बारे में बताया गया है। उत्तर प्रदेश विशेष पेपर 5 और 6 के लगभग 300 प्लस प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है दोस्तों। तो ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे कि प्रिय विद्यार्थियों, यह नोट्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई पाठ्यक्रम के अनुरूप पूरी तरीके से हाथ से लिखा गया है। इस नोट्स के माध्यम से हर एक सिलेबस के टॉपिक को प्रश्न उत्तर के प्रारूप में कवर किया गया है। इसमें कई सारे ISPCS के टॉपर का अनुभव भी सम्मिलित है, ठीक है। तो लेने के लिए ये जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा कैसे लेना है, ठीक है। डेमो 29 पेज का आपको डेमो भेजा जाएगा, ठीक है। 29 पेज का आपको डेमो भेजा जाएगा और उसके बाद और भी जो प्रोसेस है उसके बारे में व्हाट्सएप पर आपको डिटेल जो है बताया जाएगा, ठीक है। तो आप इस व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज करेंगे तो सारा डिटेल या सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बातचीत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा डेमो आपको दिखाने का प्रयास किया गया इस नोट्स का। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नोट्स जो है इसी फॉर्मेट में आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, फिगर, जितने भी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं उस रूप में देने का प्रयास किया गया है। अब सागरीय संसाधन में ही खनिज संसाधन आता है। चूँकि दृष्टि के कुछ ऐसे कंटेंट थे जो मुझे अच्छे लगे तो मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया है। अब चूँकि ये टाइप फॉर्म में है तो मैं अपेक्षा करूँगा कि आप इसको खुद पढ़ें और मैं जो है व्हाट्सअप ग्रुप में इसको सेंड कर दूँगा। चूँकि मैंने जो व्हाट्सअप नंबर अभी आपको दिखाया यहाँ पर, आप इस पर जब मैसेज करेंगे, आप नोट्स वगैरह जब लेंगे तो मैं आपको एक पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। तो वहाँ पर जो भी क्लासेस PDF होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो भी संभव फ्री PDF हो सकते हैं या मटेरियल हो सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर सेंड कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है टाइप फॉर्म में है, इसको मैं चाहूँगा कि आप खुद पढ़ें, ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको एक बार पढ़ के जस्टिफाई कर सकें दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बाकी सागरीय ऊर्जा संसाधन, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सागरीय ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सागरीय क्षेत्र में ऊपरी गर्म जल तथा निचले ठंडे जल के मध्य तापमान में अंतर से विद्युत जनन होता है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट बताने का क्या प्रयास किया गया, क्या सागरीय क्षेत्र में ऊपरी गर्म जल, चूँकि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके कारण जो है सागर का जो जल होता है, जो ऊपर वाला जल होता है वो तो क्या गर्म हो जाता है और जो नीचे वाला जल होता है वो आपका ठंडा का ठंडा ही रहता है। तो इसके मध्य तापमान में अंतर के कारण जो है विद्युत जनन होता है, अर्थात विद्युत जो है उत्पन्न होता है। समुद्री क्षेत्र से ज्वारीय ऊर्जा एवं तरंग ऊर्जा का उत्पादन होता है। ज्वारीय ऊर्जा के विकास के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। कौन कौन से दशाएं हैं इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा दीर्घ ज्वारीय परिसर और संकरा जल मार्ग। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा बताया गया है, अतः जिन तटीय क्षेत्रों में ये दशाएं सुलभ होती हैं वहाँ बिजली उत्पन्न की जा सकती है। ज्वारीय विद्युत उत्पादन के लिए 5 मीटर न्यूनतम ज्वारीय परिसर होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। जबकि अधिकांश सागर तटीय क्षेत्रों में 2 मीटर या उससे कम ज्वारीय परिसर होते हैं। तो ये कंडीशन है कि ज्वारीय जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए आपको जो है कम से कम 5 मीटर ज्वारीय परिसर होना चाहिए। बट ये यहाँ पर अधिकांश सागर तटीय क्षेत्रों में 2 मीटर या उससे कम ही ज्वारीय परिसर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि अतः ज्वार द्वारा बिजली उत्पन्न करने के लिए सीमित क्षेत्र है। ज्वारीय विद्युत उत्पादन करने के लिए संकरी खाड़ी क्षेत्र का होना आवश्यक है। तो ये कंडीशन है कुछ। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि वहीं बिजली का उत्पादन ज्वारीय चक्र से जुड़ा हुआ है, अतः ज्वार आने का इंतजार करना पड़ता है। लहरों में भारी ऊर्जा निहित है, किंतु इसके विकास
कि कम प्रयास किए गए हैं। भविष्य में बढ़ते विज्ञान व तकनीकी के विकास से तरंग ऊर्जा से बिजली की सुलभता में वृद्धि होगी। तो ये बेसिकली ज्वारीय ऊर्जा के बारे में बताया गया है और विद्युत उत्पादन के बारे में बेसिकली बताने का प्रयास किया गया है। तो ये ऊर्जा से संबंधित कुछ चीज़ें रहीं। चूँकि मैं इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है, चूँकि थोड़ा सा मेरा दिमाग जो है बटा हुआ है, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मैं पारिवारिक दिक्कतों या परेशानियों से मैं झेल रहा हूं दोस्तों, फिर भी मजबूरी में मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये मेरी व्यवस्था है, क्योंकि यूट्यूब का एक तो इंप्रेशन है, दूसरी बात ये आप लोगों का डिमांड है। मैं प्रयास करूंगा कि ये मैं कंटेंट जब व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, या फिर जब मैं थोड़ा सा डिजिटल तरीके से आऊँगा तो जितनी भी इस जियोग्राफी हो, चाहे आर्ट कल्चर हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे आपका विश्व इतिहास हो, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित जब आपका डाउट होगा तो फिर आप कहना कि डाउट क्लियर करने के बाद आप कहना कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक एक चीज़ को बताया गया दोस्तों। यहाँ पर भी कुछ दृष्टि के सागरीय संसाधनों का संरक्षण आप किस प्रकार से कर सकते हो, ये जो है कंटेंट यहाँ पर ऐड किया गया, आप इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि सागरीय प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार से आप कर सकते हैं, सागरीय जल संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया गया कि यूपी पीसीएस में अभी तक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक 2020 से पूछा गया, क्या हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिकी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं दूसरा क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, फिर एक चीज़ आपको बताता हूँ। महासागरों में ऊर्जा संसाधन तथा भारतीय तटीय क्षेत्र में उनकी संभावनाओं की समीक्षात्मक व्याख्या करिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप अर्थात भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये हिंद महासागर से लगा हुआ है। ठीक है, हिंद महासागर से लगा हुआ है। तो एक तो हिंद महासागर से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हिंद महासागर से क्वेश्चन पूछा गया। दूसरी बात क्या कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हर बार आपको भारत के आलोक में ही पूछा जाएगा, अर्थात हिंद महासागर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, और प्रयास करूंगा कि एक आध 2 वीडियो के बाद हम लोग आपके साथ जब मिले तो थोड़ा सा डिजिटल तरीके से मिले। ठीक है, ताकि आपके मन में जो भी दुविधा है, जो भी दिक्कत परेशानी है, उसको हम लोग सॉल्व कर पाएँ, और प्रयास यही है कि बेहतर चीज़ें आपको दे पाए। ठीक है, बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।